नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पटेल और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लाए हैं बीएड प्रवेश परीक्षा जो आपका 2021 का प्रश्न पत्र है। प्रथम प्रश्न पत्र जीके जीएस के जो क्वेश्चंस आते हैं, व्याख्या और हल सहित प्रश्न हम आपके लिए लगातार ला रहे हैं। इसके पहले मैंने 2022 का जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो आए हुए थे 2022 का पूरे क्वेश्चन जीके जीएस का फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर पूरे बेहतरीन तरीके से आपको बता दिया है। और वो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जा कर के प्लेलिस्ट में, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप 10 वर्षों के प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिए तो समझ लीजिए आपका गवर्नमेंट कॉलेज में होने से कोई नहीं रोक सकता और आपका अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए आप लोग, मैं पूरे 10 वर्षों के लगातार जो जीके जीएस के क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाऊँगा, हिंदी का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। उसके अलावा आपका जो रीजनिंग है, रीजनिंग थोड़ा लेट आएगा एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही, लगभग 10 दिन पहले। लेकिन जो आपका ये जीके जीएस है ये मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो ठीक है, आज के लिए यही बताऊँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी इस वीडियो का आप लाभ उठा सकेंगे। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक विज्ञान शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित एवं जीवाश्म दोनों रूपों में पौधों के परागण बीजाणुओं और कुछ सूक्ष्म प्लवक के जीव को संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो इसमें दिया है कि वो क्या है जो एक विज्ञान की शाखा है और ये चीज़ें उसमें है। तो इसमें राइट आंसर आपका जो है, आपको 4 ऑप्शन दे रहे होंगे, ABCD दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, पैलिनोलॉजी। जो पैलिनोलॉजी है ये आपका इसका राइट आंसर है। ये साइंस के क्वेश्चन दिया है, ऐसे कुछ साइंस के क्वेश्चन आपके रहते हैं जीके जीएस में पूरा कंप्लीट करके। और बहुत बार एग्जामों में जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ करवाती हैं। यूपी बीएड का खास बात ये है कि ये पहले ज्योतिबा फुले जो आपका विश्वविद्यालय था रुहेलखंड, और एक पहले लखनऊ विश्वविद्यालय कराता था, फिर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी चला गया। ऐसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ बदलता रहता है और यूनिवर्सिटीज़ का जो एग्ज़ाम कराने का क्राइटेरिया है वो अलग अलग होता है। तो इसलिए थोड़ा इसमें अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बराबर आते रहते हैं। कभी साइंस को मिक्स कर दे रहा है। तो इसके पहले 2022 वाले क्वेश्चन में कोई साइंस के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलते जीके जीएस में, अपवाद के रूप में 1-2 होते हैं। लेकिन इसमें देखिए शुरू से ही 2 क्वेश्चन लगातार साइंस के आ गए। तो आपको जीके जीएस में सारी चीज़ें तैयार करनी है। तो ध्यान दीजिएगा, सेकंड क्वेश्चन जो है आपका उभयचरों के अध्ययन से संबंधित, जो वो क्या है जिसे उभयचरों के अध्ययन से संबंधित प्राणी जो है विज्ञान जूलॉजी की शाखा है। तो इसमें आपका सबसे राइट आंसर जो दिख रहा है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है हर्पेटोलॉजी, दूसरा है इथोलॉजी, तीसरा है मेमोलॉजी और चौथा है मोर्फोलॉजी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है साथियों कि वर्ष 2019 में स्थापित दृश्य कला और शिक्षा का अनुसंधान के लिए प्रख्यात संस्था कला भवन किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए साथियों। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है सिक्किम। तो इसका राइट आंसर आपका पश्चिम बंगाल है, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, चौथा नंबर प्रश्न साथियों, त्वांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है। इसका जो आपको राइट आंसर है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है चनकन दर्रा, दूसरा दिया है बोमडीला दर्रा, चौथा अपुनगन दर्रा और अगला है आपका कुमाज वंग दर्रा। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है। पर्वत या पहाड़ी में स्थित निचला भाग जिसे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे दर्रा कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो दर्रा पूछा है, इन दोनों दर्रे को जोड़ने वाले दर्रे का नाम जो है ऑप्शन नंबर बी है, बोमडीला दर्रा। तो अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। किस राज्य में स्थानीय शिल्पकारों को पौष मेले में अपने लोक नृत्य, संगीत, भोजन और संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है। तो आपको ऐसा कौन सा राज्य जहां स्थानीय शिल्पकारों के पौष मेले में अपने लोक नृत्य और संस्कृति, भोजन और संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ऐसा होता है। तो अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तैमूर द्वारा किस ईस्वी में
दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। तैमूर जो था, आप लोग जानते हैं तैमूर, तो वो कब आक्रमण किया था कि जिससे तुगलक साम्राज्य के अंत का रूप वहीं से देखा जाता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तैमूर लंग जो था वो भारत पर, ऑप्शन नंबर बी राइट है 1398, क्योंकि तैमूर लंग जो है वो भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था तथा उसने दिल्ली सल्तनत को, तुगलक वंश को दोनों ही नष्ट कर दिया था। पूरे दिल्ली सल्तनत और तुगलक वंश को नष्ट कर दिया था। इस समय तुगलक वंश का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था और तभी ये तैमूर लंग यहाँ पर आक्रमण किया था। तो हो गया 6 का क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न आपको दिखाते हैं। क्या है कि उलाउद्दीन खिलजी, जिसको हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में कौन सा राज्यपाल था। तो इसमें इतने राज्यपाल आपको दिए हैं, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। पहला जो दिया है जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा दिया है शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश, तीसरा दिया है गयासुद्दीन तुगलक और चौथा दिया है नसीरुद्दीन महमूद। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, गयासुद्दीन तुगलक इसके समय में राज्यपाल था इसके शासन में। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ऐसे कई और शासक पूछे जाते हैं और कई ऐसे राज दरबार या फिर देवदूत जो होते हैं, जो जाते हैं राजदूत के रूप में, उनको पूछा जाता है प्रश्न। तो आप लोग ये जरूर तैयार कर लीजिएगा हिस्ट्री में। और 8 नंबर प्रश्न है साथियों, टीवी रिमोट कंट्रोल के सिद्धांत पर कार्य करता है। टीवी रिमोट कंट्रोल, टीवी मतलब किस रिमोट कंट्रोल के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो इंफ्रा रेड तरंगे होती हैं उसके तहत ये टीवी कंट्रोल रिमोट काम करता है। तो ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, सैयद राजवंश की स्थापना किसने की। तो सैयद राजवंश की स्थापना आपको बता दें, आपको पता ही होगा, खिजर खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। सैयद राजवंश की स्थापना खिजर खान ने की थी, जिसे खिजर वंश के नाम से भी जाना जाता है। और उसमें सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप कहाँ पर स्थित है। माजुली नदी द्वीप आपको बताना है कहाँ पर स्थित है साथियों। तो इसका राइट आंसर, पहले नंबर तो आपको ये समझ लेना है साथियों, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है। और इसके अलावा विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी, असम में माजुली द्वीप स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो अगला प्रश्न जो है आपका, निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है। तो इसमें आपको बताना है, जम्मू और कश्मीर में कई दर्रे पाए जाते हैं, जो कि आपका इसमें पूछा है कि जो आपका कौन कौन सा दर्रा है, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाने वाला दर्रा कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, बनिहाल दर्रा। ठीक है, बनिहाल दर्रा क्या करता है, जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है साथियों, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर पर निरंतर वृद्धि को क्या कहलाया जाता है। यदि किसी भी अर्थव्यवस्था में साथियों सामान्य मूल्य स्तर को निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाएगा। सामान्य मूल्य स्तर के निरंतर वृद्धि को आपको मुद्रास्फीति कहेंगे, क्योंकि सामान्य मूल्य में मूल्य स्तर जो है, जो प्राइस है, वो अगर निरंतर बढ़ती जाएगी तो मुद्रास्फीति आ जाती है, और जिसे हम लोग मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। आपको थोड़ा इसमें एक्सप्लेन कर दें, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता जाता है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं को उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा अधिक वृद्धि होती है। कीन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद उत्पन्न होती है। यदि पूर्ण रोजगार की स्थिति जब आ जाती है तभी मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है कीन्स के अनुसार। तो अगला प्रश्न है, जंग लगने के 3 घटक होने का आवश्यक होते हैं, जो हैं वो जंग लगने के 3 घटक बताइए आप कौन कौन से हैं। तो इसमें आपको दिया है, पहला स्टील, लोहा, ऑक्सीजन, दूसरा दिया लोहा, ऑक्सीजन तथा आर्द्रता, तीसरा दिया लोहा, नाइट्रोजन तथा आर्द्रता, और चौथा दिया है हीलियम, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, लोहा, ऑक्सीजन तथा आर्द्रता। ये है आपके जंग लगने के प्रमुख 3 घटक। तो जंग लगने पर क्या होता है,
आपको बता दें पदार्थ का जो वेट होता है वो बढ़ जाता है। ये एक चीज़ अब आपको हमने और बता दिया कि जो आपका किसी भी लोहे में या किसी भी चीज़ में जंग लगने पर उसका वेट जो है वो बढ़ जाता है, ये आपको ज़रूर ध्यान देना है। अब 14 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रोत्साहित करता है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। मैंने पहले भी जो प्रीवियस ईयर्स बताए हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। और अब यदि आप लोग वीडियो नहीं देखो, प्लेलिस्ट जो है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, जाकर के वहाँ सारे वीडियो जो प्रीवियस ईयर्स का और वीडियो आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर है जो आपका ऑप्शन नंबर ए 39A। जो 39A आपका अनुच्छेद है, इसमें आपको क्या बताया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है, या आयरलैंड के संविधान से लिया गया है भारत का नीति निर्देशक तत्व जो कि पूरा 36 से 51 तक है। इसका प्रमुख जो उद्देश्य है वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना तथा इसके अंतर्गत आने वाले कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं जिनको आपको जानना आवश्यक है, जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 39 से सामान्य न्याय को लेकर के है, और अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का संगठन को लेकर के है। अनुच्छेद 44 जो है वो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात करता है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। और अनुच्छेद 48 जो है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 क्या है? कृषि एवं पशुपालन का संगठन। और अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि को लेकर के संबंध में है। तो ठीक है, पूरे 50 प्रश्न हो गए, पूरे 14 प्रश्न हो गए। 15 प्रश्न की ओर चलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 16वीं लोकसभा का सबसे अधिक आयु सदस्य है। 16वीं लोकसभा का सबसे अधिक आयु के सदस्य हैं। जो 16वीं लोकसभा आपकी बनाई गई है उसमें सबसे अधिक लोकसभा में जो है उनकी कितना मतलब आयु के सदस्य हैं वो कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको बताना लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, जिन्होंने सबसे अधिक आयु के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी 86 वर्ष से थे। लाल कृष्ण आडवाणी गांधीनगर सीट के सांसद थे। ये भारत के गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? तो जो गांधी और इरविन के समझौता हुआ था उसमें से एक प्रमुख ऐसा शर्त था जो कि नहीं रखी गई थी। तो पहला क्या? नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन कानूनी तौर पर जो है उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति देना। दूसरा है खाद्य उत्पादन पर टैक्स हटाना। तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना। चौथा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकना। इस प्रकार से आपको बताना है गांधी जी द्वारा जो शर्त रखी गई तो वो था ऑप्शन नंबर बी आपका राइट, जिसमें खाद्य उत्पादन पर टैक्स हटाना। क्योंकि गांधी जी खाद्य उत्पादन को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे और वो कहते भी थे कि क्या कहते हैं, भारत में खादी भंडार को, खादी उद्योग को ज़्यादा महत्व दिया जाए, जिससे इससे रोजगार भी उत्पन्न होगा और भारत में काफ़ी इससे सहायता होगी लोगों को। अब आगे हम चल करके कुछ इस समझौते के शर्त, बहुत सारे शर्त थे जो गांधी और इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता कहा जाता है जिसे, उसमें कुछ समझौते प्रमुख थे जिसमें से नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन और बिक्री की अनुमति देना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना, विदेशी वस्त्रों को तथा शराब की दुकानों पर धरना देना, राजनीतिक बंदियों को रिहा करना तथा इस समझौते में खाद्य उत्पादन पर टैक्स हटाने की मांग नहीं रखी गई थी। यही आपका इस प्रश्न में पूछा था। तो पूरे आपके 15 प्रश्न हो गए यहाँ पर। अब हम 16 प्रश्न हो गए। अब हम 17 प्रश्न की ओर चलेंगे और ध्यान दीजिएगा 17 नंबर प्रश्न क्या है? 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एसिड पाया जाता है? तो निम्नलिखित में से किसमें, सेब में जो है कौन सा एसिड पाया जाता है? तो आपको पता ही होना चाहिए, जो सेब है उसमें आपका मैलिक एसिड पाया जाता है, और इमली में आपका टार्टरिक एसिड पाया जाता है, अंगूर में भी टार्टरिक एसिड पाया जाता है। उसके अलावा आपका संतरा और नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जिसे साइट्रिक एसिड के नाम जानते हैं। सिरका और अचार में एसिटिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में आपका ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। दूध दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और चींटी व बिच्छू का डंक मारने पर मैथानाइक फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। सोडा वाटर व अन्य पेय जलों में जो है कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। इस प्रकार से तमाम एसिड मैंने आपको बता दिया किसमें क्या पाया जाता है, ये आपको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है।
अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। वो क्या है कि यूनाइटेड किंगडम के बाहर सबसे पुराना गोल्फ कोर्स है? ऐसा कौन सा कोर्स है जो यूनाइटेड किंगडम के बाहर सबसे पुराना गोल्फ कोर्स है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब कोलकाता में है, जो कि आपका उससे बाहर है। तो अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 19 नंबर प्रश्न क्या है? बोरिएट्रिक सर्जरी किस व्यक्ति के किस अंग को परिवर्तित में लाती है? तो बोरिएट्रिक जो सर्जरी होती है वो आपके पाचन तंत्र को बदलती है और पाचन तंत्र में परिवर्तन लाती है। ठीक है, अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है साथियों? न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, वो किस पर अनुशंसित होता है? तो इसका राइट आंसर जो है साथियों ऑप्शन नंबर सी है, कृषि लागत और मूल्य आयोग पर। कृषि लागत और मूल्य आयोग पर ये होता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर कौन सा विटामिन की कमी से रिकेटस का रोग होता है? तो इसमें आपको पूछा है कौन सा विटामिन की कमी से रिकेटस का रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। आपको पता होगा विटामिन डी की कमी से आपका रिकेटस रोग होता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ऐसे कुछ और विटामिन है। विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरॉल है, और इसके स्रोत जो है मछलीकृत तेल, दूध, अंडा आदि विटामिन डी जहाँ से पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे पर सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के किस संश्लेषण को कौन सा जो चीज़ है, इसमें ऑप्शन बताना है आपको, जो संश्लेषित करने के लिए करते हैं। इसका जो राइट आंसर आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है ग्लूकोज, दूसरा फ्रक्टोज, तीसरा सुक्रोज और चौथा है गैलेक्टोज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के ग्लूकोज को संश्लेषित करने के लिए करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ग्लूकोज होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों वो है दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ऐसे क्वेश्चन आपका आता है तो आपको इसमें ज़रूर पढ़ लेना है। आपको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पुराने से लेकर नए तक जितने भी हैं सारे चीज़ों को पढ़ ही लेना है, और ये ज़रूरी होगा क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसको आपको बताना है पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो राइट आंसर जो है आपका लीला सेठ जो थी, ये आपका दिल्ली सुप्रीम कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उसकी पहली महिला न्यायाधीश बनी थी लीला सेठ। और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन राज्य में स्थित है, और किस राज्य में स्थित है ये पूछना है। और ये आपको बताना है जो आपका रेलवे स्टेशन है भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन वो किस राज्य में स्थित है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में एक ऐसा स्टेशन है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है पूरे भारत में, और इसलिए इसको भी आपको जानना जरूरी है। और अगला प्रश्न है भारत के संविधान का अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद है जो चुनाव आयोग, संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? तो इसमें आपको 4 दिया है अनुच्छेद। पहला ऑप्शन में ए दिया है 314, दूसरा दिया है 341, तीसरा दिया है 342, चौथा दिया है 324। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 है, डी जो दिया है 324। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जो है 329 तक निर्वाचन के संबंधित उपबंध दिया गया है। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग और संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव को पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है, और चुनाव आयोग को स्थापना जो हुई थी 24 जनवरी 1950 को की गई थी। 24 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी, इसीलिए आपका 26 जनवरी से 2 दिन पहले मतदान दिवस का भी मनाया जाता है 24 जनवरी के ही दिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 26 नंबर, दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, माजुली नदी द्वीप। मैंने पहले भी इसी वीडियो में ही बताया था माजुली नदी द्वीप कहाँ पर स्थित है साथियों। तो आपको बताया था पश्चिम बंगाल में स्थित है, और ये पश्चिम बंगाल या असम में मैंने बताया। तो माइंड से भी इतना क्वेश्चन आ जाता है कि थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ नीचे दिया हुआ है कौन से राज्य में स्थित है, क्लियर हो जाता है आपका।
देखिए साथियों, ये जो आपका माजुली द्वीप है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप है और बहुत ही ज़्यादा अमेजन नदी द्वीप ब्राज़ील में स्थित है। एक और ये ब्रह्मपुत्र नदी के स्थित माजुली द्वीप है साथियों। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 27 नंबर प्रश्न साथियों, राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और जो मध्यम उद्यम बोर्ड की एक वर्ष से प्रत्येक महीनों में एक बार कितनी बार बैठक करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 3 बार बैठक करता है। अगला प्रश्न है, वर्कला चौवारा जो है चव्वाकट और नतीका राज्य में, नतीका किस राज्य में समुद्र तट पर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है डी है, केरल राज्य पर है, मंगलुरु के कन्याकुमारी के तट पर है ये। तो अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से क्या है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कंठ संगीत रूप वोकल फ्रॉम नहीं है? इसमें से ऑप्शन नंबर जो है आपका बी है, जो पाखवाज, ये नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ये क्वेश्चन जरूर समझिएगा साथियों, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट जो प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विल्सिक रोग का लक्षण नहीं है? विल्सिक रोग का लक्षण, विल्सन रोग का लक्षण जो है, विल्सन रोग का लक्षण कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, रतौंधी जो है विल्सन रोग का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ था? 1556 में मुगल शासन पर जो अधिपत्य स्थापित किया था वो था हुमायूं की मृत्यु के बाद 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन अकबर को प्राप्त होता है। हुमायूं 1556 तक रहता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और अकबर का राज्याभिषेक होता है जो कि 14 फरवरी 1556 को होता है, पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर, ठीक है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि पर राज सिंहासन पर बैठा था। गाजी की उपाधि अकबर तभी लिया था 1556 ईस्वी में, जब वो हुमायूं की मृत्यु के बाद राज सिंहासन पर बैठा, जिसका राज्याभिषेक हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, 32 नंबर, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित है। मैं खजुराहो गया हूँ और खजुराहो के मंदिरों के लिए मैं एक ब्लॉग भी बनाया हूँ, उस ब्लॉग को आप जाकर मेरे यूट्यूब पर देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन ब्लॉग था खजुराहो का, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम के सांसद मतलब कौन से आयोग के यूनाइटेड किंगडम के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसमें ब्रिटिश भारत के संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका, इसका बैक हो गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ने साइमन कमीशन ब्रिटिश संसद के सदस्यों का समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों के देने के लिए गठित किया गया था, ठीक है। और ऐसे कुछ और थे कमेटी जो गठित किए गए थे, जैसे कि फ्रेजर आयोग 1902 में पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार करने के लिए, हंटर आयोग का 1882 में शिक्षा का विकास करने के लिए गठित किया गया था, सार्जेंट आयोग का 1944 में शिक्षा का विकास करने के लिए किया गया था। ये प्रश्न आप जरूर ध्यान दे लीजिएगा, नोट कर सकते हैं आप हमारे क्वेश्चंस को। 34 नंबर प्रश्न जो है, भारत में बैंकिंग जो विनियमन है अधिनियम पारित किया गया था, कब किया गया था? ऑप्शन नंबर डी 1949 में। 1949 में आपका भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम पारित किया गया था। 35 नंबर प्रश्न देखिए, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली जो एकमात्र मुस्लिम महिला थी वे कौन थी? रजिया बेगम। ऑप्शन नंबर बी है जो है आपका राइट, जो है रजिया बेगम दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली एकमात्र मुस्लिम महिला थी, जिसे रजिया सुल्ताना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रजिया बेगम दिल्ली सिंहासन पर बैठी थी। 1236-1240 ईस्वी तक मध्य शासन किया था। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा काबा तथा कुलाह टोपी धारण किया था। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत के अमीर ए अखूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया था। और अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर, सिक्कों के 10 गुरुओं में 5वें गुरु कौन थे? सिक्कों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? तो आपको पता ही होगा, जो अर्जुन देव जी थे। ऑप्शन नंबर सी गुरु अर्जुन देव सिक्कों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु माने गए हैं। अगले प्रश्न को चलेंगे, और कुछ गुरु देख लीजिए, 10 गुरुओं को देख लीजिए किस प्रकार से निम्न 10 गुरु हैं उनके सिक्कों के। पहले गुरु हैं गुरु नानक देव, हाँ सिक्कों के पहले गुरु थे। दूसरे हैं गुरु अंगद, तीसरे हैं गुरु अमरदास, चौथे हैं गुरु रामदास, 5वें हैं गुरु अर्जुन देव, 6वें हैं गुरु हरगोविंद, 6वें हैं गुरु हर राय और 8वें हैं गुरु हरिकिशन और 9वें हैं गुरु तेग बहादुर। गुरु गोविंद सिंह हैं जो अंतिम गुरु हैं, 10वें गुरु।
इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार सिक्कों के 10 गुरु थे। और अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न साथियों, कृष्ण नदी, जो कृष्णा नदी है पर अलमट्टी बांध किन राज्यों के बीच विवाद का विषय था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच राज्यों में ये चीज़ें विवाद के रूप में थी। अगला प्रश्न देखिए, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत के नाम पर रखा गया था, किस सूफी संत के नाम पर रखा गया था? तो इसका आपको बताना है। राइट आंसर 4 दिया है, तो आपको पता ही होगा कुतुब मीनार का जो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे साथियों, हुमायूं 39 नंबर प्रश्न जो है, हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? हुमायूं के बाद आप जानते हैं पूरे जो सिकंदर सूरी काल था उसमें से एक सूर था सिकंदर सूरी, उसी को इन्होंने हराया था, मतलब उन्हीं को हरा करके फिर से सत्ता स्थापित की थी। तो बाबर के 4 पुत्र थे, ये भी ध्यान दीजिएगा, हुमायूं, हिंदाल, कामरान एवं अस्करी। इसमें से सबसे बड़ा हुमायूं था। हुमायूं के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध जो थे, देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में, दोहरिया का युद्ध 1532 ईस्वी में, चुनार का युद्ध 1532 ईस्वी में, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में और बिलुराम का युद्ध 1540 ईस्वी में। ये सारे युद्ध जरूर याद कर लीजिएगा, इनमें से एक क्वेश्चन 100% बनेंगे। कहने मतलब सारे युद्ध के मुगल के जो कुछ 7 प्रमुख युद्ध थे। शेर शाह सूरी के हाथों इसका हार हुआ और बाद में हुमायूं को भारत छोड़ने में विवश हो गया और वापस भारत छोड़कर सिंध प्रांत चला गया था। लेकिन सरहिंद के युद्ध में 1555 में ईस्वी में अफगान सेना का नेतृत्व करते हुए सिकंदर सूरी को मुगल सेना के नेतृत्व में बैरम खान ने किया था और उसी दौरान क्या हुआ, सिकंदर सूरी को हार गए और पुनः हुमायूं ने दिल्ली पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। तो आपका यहाँ पूरे कितने क्वेश्चन हो गए साथियों? 40 क्वेश्चन हो गए, बस 10 क्वेश्चन और उसके बाद आपका ये वीडियो समाप्त होगा। अगला प्रश्न क्या है, पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि को लेकर के कौन सा चीज़ किस रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए लद्दाख, दूसरा चेना, तीसरा झूम और चौथा जो है लेगान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी झूम। पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि को झूम के रूप में भी जाना जाता है, झूम के रूप में। तो इस प्रकार से अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 41 नंबर प्रश्न है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान है जो बौद्ध कला और वास्तुकला को उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन 4 देंगे जिसमें आपको राइट बताना है कौन सा है। तो सतना, विदिशा, सांची और देवास। इसमें से आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है ऑप्शन नंबर सी सांची। सांची जो है ये ऐसा स्थान था जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की अवधि में संबंधित वह स्थान है जहाँ सांची बौद्ध कला और वास्तुकला को उत्कृष्ट नमूने हमको देखने को मिलते हैं। क्योंकि सांची के स्तूप आप जानते ही होंगे, अमरावती का स्तूप, सांची का स्तूप, ये सारे मौर्योत्तर काल में बनाए गए स्तूप थे। अगले प्रश्न को चलेंगे। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किस सदस्य को अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय का लेता है? 42 नंबर प्रश्न है। इसका राइट आंसर है अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार 1912 में जो है परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हेनरी मोजले ने। हेनरी मोजले ने इसका आविष्कार किया। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। वो क्या है कि ऐसा कौन सा आदमी था जो कि ऊष्मागतिकी के प्रथम 2 नियमों को संहिताबद्ध किया और यह निष्कर्ष निकाला कि ताप का निरपेक्ष शून्य जो है -243.15 डिग्री सेल्सियस, इसके लिए केल्विन तापमान को केवल नामकरण के लिए सम्मानित किया गया है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी विलियम थॉमसन। और 45 नंबर प्रश्न है आपका, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? लॉरेंज वक्र आपको बता दें ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। लॉरेंज वक्र जो है आपको क्या दर्शाता है? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। पहला हुआ क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच संबंध, दूसरा आय विवरण, तीसरा रोजगार दर, चौथा कर योग्य आय लोच। तो जो लॉरेंज वक्र है
या फिर गिनी गुणांक जो वक्र है, ये दोनों आय वितरण से संबंधित है। एक और आपको प्रश्न मैंने अपनी तरफ से सही से बता दिया। आय वितरण के संबंध में लॉरेंज वक्र दिया गया है जो कि शून्य कल्पित आधारित है, और ऐसे ही एक आपका लॉरेंज वक्र के अलावा गिनी गुणांक है। तो ये सारी गरीबी को मापने के लिए आय विवरण को दर्शाते हैं। 46 नंबर प्रश्न है, ऐसे कौन से गुरुदेव हैं जिन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात हैं। तो उन गुरु का नाम बताना है आपको जो अमृतसर में जो है आपके बहुत ज़्यादा माने जाते हैं। तो गुरु अर्जुन देव जो हैं ये बहुत ज़्यादा सिख संप्रदाय में वहाँ, जिन्हें हम लोग गुरु नानक प्रथम गुरु के नाम से भी जानते हैं। और गुरु नानक ने गुरु का लंगर नाम निःशुल्क भोजनालय की स्थापना की थी, और जिन्होंने गुरु अर्जुन देव के सिखों के 5वें गुरु थे, और इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ के आदि ग्रंथ की रचना की है। इस प्रकार से आप जान सकते हैं गुरु नानक देव जी को। और 47 नंबर प्रश्न है, किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी रोग होता है। हमने अभी पहले ही इस वीडियो में एक प्रश्न ऐसे ही बना था, विटामिन को लेकर मैंने बताया था। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है, आपका 4 विटामिन दिया है, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए और प्रोटीन दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका विटामिन ए है, ऑप्शन नंबर डी। ये आपका अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आपको रतौंधी की रोग हो सकती है, दिन में भी अंधेरा टाइप से दिखने लगेगा, आँख मिलमिलाने लगेगी। तो इस प्रकार से, और इसको अगर दूर करना है, आपको रतौंधी की दूर से मुक्त होना है, तो आपको खाना क्या चाहिए, खाना ये चाहिए कि मुख्य स्रोत इसका होता है दूध, मक्खन, अंडा, मछली तथा तेल और गाजर आदि। मछली का तेल, मतलब इस प्रकार से आपको खाना चाहिए, जिससे आपको रतौंधी का रोग कभी नहीं होगा। और 48 नंबर प्रश्न है, किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग भारत आया था। ये प्राचीन समय में जो है चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग भारत में आया था। ये आपका राइट आंसर है हर्षवर्धन के समय में जो है शासनकाल में 630 से 643 के ईस्वी के मध्य आया था ये। और ये भारत में 15 वर्षों तक रहा है, और नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने 6 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण की थी। ह्वेन-त्सांग का भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से जाना जाता है, सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है। चीन के आने वाले अन्य प्रमुख यात्री जो हैं फहियान है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, विक्रमादित्य जिन्हें कहा जाता है। और उसके अलावा जो संयुगन आया था, इत्सिंग आया था, 7वीं शताब्दी के समय में भारत आए थे। ये सारे अनेक जो हैं चीनी यात्री भारत आए थे। तो 49 नंबर प्रश्न है आपका, पृथ्वी पर एक बड़े उल्का पिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसकी देन है। माना जाता है कि डायनासोर की जो विलुप्त हुई वो एक बहुत बड़े उल्का पिंड से पृथ्वी पर बहुत बड़ा एक मतलब कि वो आया, कह सकते हैं भूकंप टाइप सा, बहुत मतलब पूरी पृथ्वी नष्ट हो गई एक प्रकार से, बहुत सारे जीव जंतु एकदम से तबाह हो गए, और उसी समय क्या कहा जाता है कि आपके डायनासोर की समाप्ति हो गई। तो ये किस सिद्धांत में आधारित है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, लुइस अल्वारेज जो हैं उन्होंने यह सिद्धांत दिया है कि एक उल्का पिंड के प्रभाव से पूरी पृथ्वी परिणाम स्वरूप इसका हुआ कि डायनासोर विलुप्त हो गए पृथ्वी से। और इस प्रकार आपका 49 नंबर प्रश्न समाप्त होता है। अब आपका लास्ट प्रश्न बचा हुआ है 50 नंबर प्रश्न, और इसको बताने से पहले मैं कह देना चाहता हूँ, यदि अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारे YouTube चैनल पर पूरे 10 वर्षों के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जीके, जीएस और हिंदी के प्रश्न सॉल्व किए जाएंगे। और लगातार आप वीडियोज़ को देखिए, यदि पुराना वीडियो ना देखे हों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और प्लेलिस्ट में से सारे वीडियोज़ देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन जो है 50 नंबर प्रश्न है, मीथेन गैस को पृथक करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। मीथेन गैस को पृथक करने वाला पहला व्यक्ति कौन था जिसने पाया कि हवा के साथ मिश्रित मीथेन को बिजली की चिंगारी के विस्फोट किया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, एलेसेंड्रो वोल्टा। मीथेन गैस से पृथक करने वाला पहला व्यक्ति जो था यही था। और इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है साथियों। आशा और उम्मीद के साथ यही है कि आप वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा साथियों। और धीरे धीरे हमारे लेक्चर बनाने में बहुत सारे सुधार होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आपके लिए मैं अलग अलग मटेरियल लाऊँगा। और आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।